हेलो फ्रेंड्स, शिक्षा सेवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सेट नंबर 5 का सॉल्यूशन करेंगे और हर एक क्वेश्चन से संबंधित हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आता होगा और यह वीडियो आने वाले एग्जाम जैसे आपको बता दें एनटीपीसी और रेलवे आरआरसी ग्रुप डी के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे शिक्षा सेवा चैनल से जरूर जुड़ सकते हैं और एक बार इसे सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। तो देखिए, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। अगर चारों ऑप्शन में देखिए हमको कैसे पता चलेगा कि कौन गुरुत्वाकर्षण को प्रभावित नहीं करेगा। इसके लिए देखिए, हम लोग जानते हैं एक फार्मूला कि G इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G और m/r²। अब बता दें आपको G क्या है, यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण है और यहाँ पे जो G कैपिटल दिया है यह गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और यहाँ पे जो me लिखा हुआ है यह पृथ्वी का द्रव्यमान है यानी मास। उसके बाद बता दें जो यहाँ पे re है यानी r से हो जाएगा रेडियस और e से अर्थ यानी यह पृथ्वी का त्रिज्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कौन सा गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के मान को प्रभावित नहीं करता है। यानी देखिए यहाँ पे त्वरण है, अब कौन प्रभावित नहीं करता है हम यहीं पे चेक कर लेंगे। तो देखिए गहराई, जो कि गहराई प्रभावित करता है। उसके बाद देखिए ऊंचाई भी प्रभावित करता है। पृथ्वी का आकार यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए ऊंचाई का मतलब है त्रिज्या से, तो यहाँ पे त्रिज्या दिया हुआ है, ये भी प्रभावित कर रहा है। उसके बाद देखिए दे रहा है यहाँ पे देखिए द्रव्यमान दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये तो पृथ्वी का द्रव्यमान ना है, किसी वस्तु का द्रव्यमान नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, जो कि गुरुत्वीय त्वरण को प्रभावित नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यदि दो क्रमिक पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य डैश द्वारा दिया जाता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का शब्द अलग कर दिया गया है। चोटियों का मतलब है यहाँ पे देखिए जैसे हम लोग ध्वनि तरंग यानी पढ़ चुके हैं, तो उसमें पढ़ चुके हैं कि दो श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य बोलते हैं, या दो गर्तों के बीच की दूरी को भी हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तो वहां पे तरंगदैर्घ्य और श्रृंग और गर्त न देकर यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, पर्वतों की चोटियों के बीच की दूरी L है तो तरंगदैर्घ्य क्या होगा, तो तरंगदैर्घ्य भी L ही हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच की दूरी को हम लोग तरंगदैर्घ्य के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लैम्डा द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पे लैम्डा न देकर क्या दिया जा रहा है, L दिया जा रहा है। तो इसका सही आंसर भी क्या होगा, L ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। और बात कर लेते हैं हम लोग तरंगदैर्घ्य के बारे में। तो तरंगदैर्घ्य का किस में मापा जाता है, एंगस्ट्रम में, और एक एंगस्ट्रम में कितना यूनिट होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो आप ये भी याद रखिएगा कि तरंगदैर्घ्य को किस द्वारा सूचित करते हैं और इसको किस चीज में मापा जाता है और एक एंगस्ट्रम का मान कितना होता है, तो 10⁻⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, डैश समूह 18 के तत्व है। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप नंबर 18 की बात हो रही है, तो हम लोग जानते हैं 18 जो ग्रुप होता है उसको हम लोग जीरो ग्रुप के नाम से जानते हैं और अक्रिय तत्व या नोबल गैस के भी नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अक्रिय तत्व तो नहीं दिया है, सिर्फ यहाँ पे देखिए नोबल गैस दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नोबल गैस। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हैलोजन, जो कि 17 नंबर ग्रुप को हम किस नाम से जानते हैं, हैलोजन के नाम से। उसके बाद देखिए क्षारीय धातु, जो कि ग्रुप 1 के ए में जितने भी तत्व आते हैं वो क्षारीय धातु होते हैं। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्षारीय पार्थिव धातु। क्षारीय पार्थिव धातु क्या होते हैं, यह ग्रुप नंबर 2 का ए में आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सभी के बारे में देख लिया कि यह किस किस ग्रुप में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन से क्लोरीन में और ब्रोमीन से आयोडीन में जाना विद्युत ऋणात्मकता है। यानी हम फ्लोरीन से अगर क्लोरीन की तरफ जाते हैं तो विद्युत ऋणात्मकता घटती है कि बढ़ती है, यहाँ पर बताना है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो पहले आता है फ्लोरीन, उसके बाद आता है क्लोरीन, उसके बाद आता है ब्रोमीन, उसके बाद आता है आयोडीन और उसके बाद आता है एस्टाटीन लास्ट में। तो देखिए सबसे ऊपर फ्लोरीन है, तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती है। यानी ऊपर से नीचे आएंगे ग्रुप में तो क्या हो जाएगी,
घटती है, लेकिन वही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर बढ़ती है। तो यहाँ पे ग्रुप की बात हो रहा है, क्योंकि क्लोरीन ऊपर है क्लोरीन नीचे, तो इसमें क्या हो जाएगी, विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। तो इसका सही आंसर है होगा ऑप्शन नंबर डी, कम हो जाती है यानी घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पौधा नग्न बीज धारण करता है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, जिसमें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, देवदार का पौधा होता है जो कि नग्न बीज धारण करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेग समय संबंध के लिए समीकरण है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए इसमें वेग समय के बीच संबंध पूछा जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि जो मोशन यानी गति समीकरण होता है वह 3 होता है। एक हम लोग जानते हैं v इक्वल टू क्या होता है, u प्लस ए टी। एक होता है s इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, और एक होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे है कि हमसे पूछा जा रहा है वेग समय के बीच कौन सा गति का समीकरण संबंध दर्शाता है। तो वेग समय में कौन दर्शाता है, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड और यह होगा थर्ड। तो फर्स्ट ही है जो कि वेग समय के बीच संबंध दर्शाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये तो हम लोग जान लिए कि वेग समय, लेकिन यहाँ पे देखिए जो दूसरा इक्वेशन है यह स्थिति और समय को दर्शाती है, यानी स्थिति और समय में रिलेशन कौन दर्शाएगी, इक्वेशन नंबर 2। और तीसरा जो समीकरण है यह स्थिति और वेग के बीच रिलेशन दर्शाती है। तो यहाँ पे हम तीनों इक्वेशन के बारे में जान लिए, यह किसके बीच संबंध दर्शाती है। पहला वेग समय, दूसरा स्थिति समय और तीसरा स्थिति और वेग। तो आप इन तीनों समीकरण के रिलेशन के बारे में जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई एजेंट W को समय t में करता है तो शक्ति डैश द्वारा दी जाती है। तो ये तो दोस्तों आपको बता दें एकदम सिंपल है, हम लोग जानते हैं शक्ति का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई टाइम। तो यहाँ पे देखिए वर्क को W दिया है, टाइम तो दिया ही है, तो शक्ति को किसके द्वारा हम सूचित करेंगे, P इक्वल टू W/T, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है W/T। इसका सही आंसर होगा W/T। अब देखिए यहाँ से हम 2-3 क्वेश्चन बता सकते हैं कि शक्ति क्या है, तो कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट होता है वाट। उसके बाद देख लीजिए शक्ति या वाट ना देके आपको थोड़ा सा यहाँ पे चेंज भी कर सकता है। कार्य का यूनिट क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। तो यानी जूल पर सेकेंड को भी किसका यूनिट है, शक्ति का ही, और वाट भी शक्ति का है, प्रचलित नाम होता है वाट। अगला क्वेश्चन है कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है। अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि शुद्ध पदार्थ, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें चुनना कि कौन शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण है, उसमें रासायनिक वर्गीकरण में पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। एक है तत्व, यौगिक और एक मिश्रण। तो तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं और मिश्रण अशुद्ध पदार्थ में आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन है जो कि शुद्ध पदार्थ है, तो हमको इसमें तत्व और यौगिक चुनना है। देखिए वायु तो ना तो तत्व है ना यौगिक है, ये मिश्रण है, ये तो अशुद्ध पदार्थ है, तो होगा नहीं। उसके बाद विलयन जो कि मिश्रण में आते हैं, तो ये भी अशुद्ध पदार्थ हो गया। उसके बाद मीथेन। दोस्तों आपको बता दें मीथेन का जो केमिकल फार्मूला होता है वो CH4 होता है। अब देखिए CH4 तत्व तो नहीं है, लेकिन यौगिक में आ जा रहा है, तो हम लोग अभी जाने कि तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ में आते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मीथेन। इसका केमिकल फार्मूला CH4 होता है और इसे मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश एथेनोइक एसिड का एक सामान्य नाम है, यानी इथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है हमको बताना है। तो देखिए एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम होता है एसेटिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला होता है CH3COOH। अब देखिए ये तो इसका केमिकल फार्मूला हो गया, यहाँ पे इसका सामान्य नाम देख लिए। अब एक चीज़ यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं, 6 से लेकर 8% जो एसिटिक अम्ल रहता है उसी को हम लोग सिरका के नाम से जानते हैं, तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलो का सामान उठाता है
और जमीन से 2 मीटर ऊपर सिर पर रखता है, समान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करें। सबसे पहले देख लीजिए, जो कार्य किया जा रहा है वह गुरुत्वाकर्षण के अधीन किया जा रहा है। तो हम लोग कार्य का जो फॉर्मूला लगाएंगे, W इक्वल टू mgh। अब देखिए m का मान कितना है, 20 kg, और यहाँ पे कितना ऊंचाई जा रहा है, 2 मीटर। उसके बाद ऊंचाई तो हो गया, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण देखेंगे यहाँ पे तो हम लोग जानते हैं 9.8 होता है, लेकिन यहाँ पे लगभग मान कितना दिया है, देखिए कितना दिया हुआ है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का हम मान पुट कर देंगे 10 और गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 400। उसके बाद वर्क है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 400 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आप देख रहे होंगे कि हम लोग जितने अभी तक कुल मिलाकर 5 सेट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें बता दें वर्क से एक न एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आप क्या करिए, वर्क एनर्जी पावर का जितना भी न्यूमेरिकल है एक बार जरूर सॉल्व कर लीजिए, ताकि आप एक नंबर यानी आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम यहाँ पे आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम लोग 4 ऑप्शन भी देख लेंगे कौन इसका आंसर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, Mg। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2, 8 और 2 आएगा। तो देखिए संयोजकता होता है, एक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बात करेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, बाह्यतम कक्षा में 2 है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। लेकिन संयोजकता यानी वायलेंसी क्या है, तो देखिए वायलेंसी होता है जब कोई भी परमाणु अस्थायी बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को त्याग करती है या ग्रहण करने की प्रवृत्ति को हम लोग संयोजकता के नाम से जानते हैं। तो देखिए मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12 है, यह नियोन जैसा बनना चाहेगा तो क्या करेगी, 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगी। त्याग करने के फलस्वरूप मैग्नीशियम पे क्या हो जाता है, 2+ हो जाता है। तो कितना त्याग कर रही है, 2। तो इसकी जो वैलेंसी होगी वो भी कितना होगा, 2 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए +2। -2 नहीं होगा, +2, क्योंकि त्याग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वंशानुगत सामग्री का वहन करता है। तो देखिए मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जो सामग्री को वहन करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, डीएनए के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, डीएनए। अब बात करें हम लोग डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगला क्वेश्चन है जो कि देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल दिया गया है कि 1/2m द्रव्यमान और 2v के वेग के साथ गति करने वाली किसी वस्तु का संवेग क्या है। दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब हम लोग संवेग का फॉर्मूला क्या जानते हैं, mv। अब देखिए m कितना दिया हुआ है, 1/2m, और v कितना दिया है, वेग को दोगुना किया जा रहा है तो गुना कर दीजिए 2v। अब देखिए 2 से 2 खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, mv, जो कि किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में है। देखिए इसका सेकेंडों में आंसर आ गया। आप इस तरह से आपको फॉर्मूला याद है तो न्यूमेरिकल को एकदम सिंपल में और बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बल और विस्थापन के गुणनफल को डैश कहा जाता है। तो देखिए हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल टू क्या होता है, Fs। तो यहाँ पे F क्या हो गया, फोर्स, और S क्या होगा, विस्थापन। दोनों का गुणनफल क्या है, वर्क है यानी कार्य है। तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम किस नाम से जानते हैं, कार्य के नाम से जानते हैं। और कार्य का यूनिट क्या होता है, तो यूनिट देखिए यहाँ पे याद करने की भी जरूरत नहीं है, फोर्स का न्यूटन, उसके बाद विस्थापन का मीटर, न्यूटन मीटर, या इसी को हम लोग जूल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश के परिणाम स्वरूप युग्मज का निर्माण होता है। यानी देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 4, परागकण, उर्वरण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण। तो देखिए यहाँ पे हिंदी नाम थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिया हुआ है। तो युग्मजब कब बनता है, जब नर और मादा युग्मक का संलयन होता है तब। उर्वरण, जिसको हम लोग इंग्लिश में आप लोग जानते होइएगा फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, हिंदी में किस नाम से जानते हैं, उर्वरण के नाम से। तो इंग्लिश से आप
समझ सकते हैं, हिंदी में थोड़ा दूसरे नाम दिया गया है। तो यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब संलयन करती है तो किसका निर्माण होता है? युग्मजक का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है धातु कर्म प्रक्रिया है। देखिए धातु कर्म प्रक्रिया ऑप्शन दिया हुआ है लोहे में जंग लगना, आसवन, अयस्क से धातु निकालना। तो धातु कर्म क्या होती है यानी मेटलर्जी क्या होती है कि हम किसी भी अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग धातु कर्म कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है कि अयस्क से धातु निकालना यानी अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? मेटलर्जी यानी धातु कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका इस्तेमाल विद्युत धारा की प्रबलता को मापने के लिए किया जाता है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में कि विद्युत प्रवाह की दिशा का पता लगाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गैल्वेनोमीटर। और आप दो नाम और याद रखिएगा, एक एमीटर एक होता है वोल्ट मीटर, एक गैल्वेनोमीटर। हम तो गैल्वेनोमीटर के बारे में जान लिए। अब देखिए एमीटर क्या होता है, यह विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है और यह विद्युत धारा को ज्ञात करने के लिए इसका इस्तेमाल विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर इसे समांतर क्रम में जोड़ा जाता है और यह विभवांतर मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डैश प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु है। यानी प्रकाश यानी विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट बनाया जाता है वो किस धातु का होता है? तो किस धातु का होता है? टंगस्टन का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी टंगस्टन। अब टंगस्टन जिसका संकेत क्या होता है? W, और इसका जो लैटिन नाम होता है W से क्या हो जाएगा? वुल्फ्राम। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है परमाणु संख्या 74 होता है। अब बात कर लेते हैं कि इसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब में क्यों किया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि टंगस्टन का गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस, जो कि सबसे मतलब अधिकतम गलनांक होता है, जिसके कारण इसका इस्तेमाल विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव पाचन तंत्र में डैश पित्त स्रावित करता है। यानी पित्त कहाँ स्रावित होता है? तो पित्त कहाँ होता है? यकृत में यानी लीवर में पित्त स्रावित होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि पित्त कहाँ जमा होता है तो कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। जमा होता है पित्ताशय में, लेकिन स्रावित कहाँ होता है? यकृत में। और एक क्वेश्चन देख लीजिए कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वह यकृत में होती है। अगला क्वेश्चन है आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो लाइट ऑफ कंट्रोल किसे कहा जाता है? पुतली को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ऑफ ए, ऑप्शन नंबर ए यानी पुतली इसका करेक्ट आंसर होगा। पुतली क्या करती है, जब हमारे आंखों पर ज़्यादा प्रकाश पड़ती है तो यह खुद को सिकुड़ा लेती है, और जब हमारे आंख पर जब प्रकाश कम हो जाता है तो यह खुद को फैला देती है। यानी इसका मतलब हुआ यह प्रकाश को नियंत्रित करती है। तो यही क्वेश्चन था कि प्रकाश को नियंत्रित किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा? पुतली के द्वारा। और यहाँ पे देखिए रेटिना जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, कॉर्निया क्या होता है? आँख का जो सबसे बाहरी भाग होता है उसको हम लोग कॉर्निया कहते हैं। रेटिना दृष्टिपटल एक ही नाम है जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। अगला क्वेश्चन है डैश जंग के लिए एक सूत्र है। यानी हमको बताना है जंग का सूत्र। तो जंग का सूत्र क्या होता है? Fe2O3XH2। अब देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी है जो कि Fe2O3XH2 है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अब बात कर लेते हैं हम लोग जंग कैसे लगता है। तो जंग लगने के लिए हवा नमी के उपस्थिति में जंग लगता है, और जंग लगने पे लोहे के जो भार होता है वह बढ़ जाता है। और बात कर लेते हैं हम लोग इसको कैसे बचा सकते हैं। इसको जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग पेंट करते हैं, उसके बाद ग्रीस चढ़ा देते हैं और गैल्वेनाइजेशन करके जंग लगने से बचाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है।
अब देखिए हम लोग जानते हैं पदार्थ के 3 अवस्था होता है, मुख्यतः एक ठोस, द्रव और गैस, भौतिक वर्गीकरण के अनुसार। तो ठोस, द्रव और गैस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आकर्षण किस में होगा, तो सबसे ज़्यादा आकर्षण ठोस में होता है, क्योंकि इसके कण बहुत ही नज़दीक होते हैं। तो ठोस में सबसे ज़्यादा, उससे कम द्रव में और सबसे कम किस में, गैस में। तो यहाँ पे है कि अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिकतम किस में होता है, तो किस में, ठोस में। अब ठोस इसमें से कौन वस्तु है, वायु ठोस नहीं है, जल भी ठोस नहीं है, अल्कोहल भी ठोस नहीं है, तांबे की छड़ है जो कि एक ठोस है। तो ठोस में आकर्षण बल सबसे अधिकतम होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तांबे की छड़। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ग डैश के जानवर गर्म रक्त युक्त जानवर है, यानी कौन सा मतलब वर्ग के जानवर जिसका रक्त गर्म होता है। अब देखेंगे यहाँ पर दिया है पक्षियों वर्ग, मत्स्य वर्ग, सरीसृप वर्ग, उभयचर। तो पक्षी वर्ग के जितने भी जानवर होते हैं उसके रक्त युक्त यानी जो रक्त होते हैं वह गर्म होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पक्षी वर्ग। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी के 5 प्रतिरोधक है, प्रत्येक का मूल्य 1/5 ओम है, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्राप्त अधिकतम प्रतिरोध का मान होगा। तो देखिए हम यहाँ पे श्रेणी क्रम यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है और 1/5 है। यहाँ पे देखिए हम जानते हैं श्रेणी क्रम का समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, RS = R1 + R2 + R3। यहाँ पे 5 है तो 5 तक ले गए हैं, R4 और कितना, R5। अब देखिए प्रत्येक कितना ओम है, 5 ओम है, 1/5 ओम है। तो देखिए 1/5 यहाँ पे आप 5 लिख लीजिए और क्या कर दीजिए, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5, नीचे भी कितना आएगा, 5, कट गया, कितना आएगा, 1। दोस्तों आपको बता दिए तो हम ऐसे भी निकाल लिए, इसका कितना ओम आया, 1 ओम। लेकिन आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ शॉर्टकट हम सेकेंड में ही आंसर निकाल सकते हैं। RS = होता है NR। अब देखिए N कितना है, मतलब 5 है तो 5 लिख दीजिए, R कितना है, 1/5 है, यानी 1/5 ओम दिया, 5 से 5 काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम सेकेंड मेथड देख लिए और यहाँ पे हम लोग फर्स्ट मेथड देख लिए, इसमें दोनों में सबसे आसान कौन है, सेकेंड मेथड, जिससे आप आसानी से सेकेंड में ही बना सकते हैं। तो 1 ओम इसका समतुल्य प्रतिरोध आया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 ओम। अगर यही समांतर क्रम में पूछा जाता तो इसका फॉर्मूला होता RP = N/R। तो दोनों का आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल हो जाती है, यानी कमरे के तापमान तरल धातु बताना है। तो आपको पता ही होगा तो कि तरल धातु कौन होता है, पारा होता है, यानी Hg, जो कि कमरे के ताप पर लिक्विड अवस्था में रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पारा को इंग्लिश में हम लोग मरकरी के नाम से जानते हैं। और आपसे क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी धातु है जो कि, कौन सा अधातु है कि जो कि कमरे के तापमान लिक्विड अवस्था में रहती है, तो वो होता है ब्रोमीन। तो दो नाम, ब्रोमीन जो कि द्रव धातु है और पारा द्रव धातु है। तो दोस्तों हम लोग 25 क्वेश्चन को एकदम आसानी से सॉल्व कर लिए और आप भी इसे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू शिक्षा सेवा चैनल को सपोर्ट करने के लिए।